Good morning, students. A very good morning to all of you. I am Dr. Deepti Chauhan from Department of Physics, कनौरिया PG महिला महाविद्यालय। आज से आप लोगों का क्लासेस शुरू हो रहा है। तो इस बार मैं आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में 2 पेपर्स पढ़ाऊँगी। एक है एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स और एक है न्यूक्लियर फिज़िक्स। अभी मैं एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट कर रही हूँ और एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में मैं यूनिट सेकंड स्टार्ट करूँगी, जिसका टाइटल है रिलेटिविस्टिक फॉर्मुलेशन एंड डिराक इक्वेशन। इसके इंट्रोडक्शन पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि बेसिकली एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में आपने काफ़ी सारे पेपर्स अपने बीएससी में पढ़े हैं, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स, मैथमेटिकल फ़िज़िक्स और सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स एंड मैनी मोर। तो इसमें कुछ नहीं, बहुत सारी बेसिक चीज़ें आपकी बीएससी के जो पेपर्स आपने पढ़े हैं उनसे डायरेक्टली ली जाएगी और उनका जो कंटेंट है वो डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ होगा। वहाँ के बेसिक्स यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ होंगे। तो मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन दे दूँगी, पर आपको खुद ही उस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा जो पार्ट बीएससी का है, कि वो चीज़ कहाँ से यहाँ पे हमने इंक्लूड करी है। वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिटेल में नहीं बता पाऊँगी। तो दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जो आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है उसको आप रिवाइज़ करें, अच्छे से रिवाइज़ करें, ताकि आपको यहाँ पे कंसेप्ट और आसानी से क्लियर हो सके। अब मैं यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रही हूँ, जिसका टाइटल है रिलेटिविस्टिक फॉर्मुलेशन एंड डिराक इक्वेशन। सबसे पहले इसके अंदर जाने से पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में मैं रीड आउट करती हूँ और मैं उसको फिर एक्सप्लेन करती जाऊँगी। सो फार वी हैव कंसिडर्ड नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। आपने थर्ड ईयर में क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। फर्स्ट चैप्टर में आई थिंक आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट एंड मैनी मोर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उसमें आपने फोटोन्स के बारे में पढ़ा, आइंस्टीन थ्योरी के बारे में पढ़ा, जो एक रेवोल्यूशनरी थ्योरी थी, जिसने ये बताया कि आपकी लाइट कंटिन्यूस फॉर्म में ना होकर डिसकंटिन्यूस फॉर्म में होती है, एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में होती है छोटे छोटे, और जो मिनिमम एनर्जी एक फोटोन की हो सकती है दैट इज़ इक्वल टू एच न्यू, जिसने आपके बहुत सारे जो कंक्लूजन्स थे, जो एक्सपेरिमेंट्स रिजल्ट्स थे, उनको एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जो चीज़ क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी, उसको क्वांटम मैकेनिक्स ने फोटोनिक प्रिंसिपल से इजीली एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। जैसे कॉम्पटन इफेक्ट में 2 रेडिएशंस का मिलना, लैम्डा और लैम्डा डैश का, यानी कॉम्पटन वेवलेंथ का डिस्कवरी होना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में टाइम गैप नहीं होना और लाइट का डिसकंटिन्यूस होना। ये सारी चीज़ें आपकी क्वांटम मैकेनिक्स में फोटोनिक कंसेप्ट से इजीली एक्सप्लेन करी गई। उसके बाद आपने एनर्जी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा आपने नेक्स्ट चैप्टर में, जहाँ आपने बेसिकली मोमेंटम ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हर्मिशन ऑपरेटर्स, नॉन हर्मिशन ऑपरेटर्स, इनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा। आपने 2 तरीके की इक्वेशंस निकाली, टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन एंड टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, पर्टर्बेशन थ्योरी के बारे में पढ़ा। और मैथमेटिकल फ़िज़िक्स का भी कुछ पार्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है, जैसे टेंसर्स, उसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगी। सबसे पहले यहाँ पे ये बोल रहा है ये कि जो आपने अभी तक पढ़ा है अपने थर्ड ईयर तक, वो आपने सारी नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा है। जब आप नॉन रिलेटिविस्टिक की बात करते हो, जब आप मैथमेटिकल में रिलेटिविस्टिक थ्योरी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। उसमें एक गामा चीज़ आप इवेलुएट करते हैं और गामा की वैल्यू होती है 1/√1 - v²/c²। अब ये जो गामा है वही बेसिकली आपका रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक में बाउंड्री की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि गामा की जो वैल्यू है 1/√1 - v²/c², उसकी वैल्यू नॉन रिलेटिविस्टिक थ्योरी में 1 के बराबर हो जाती है और रिलेटिविस्टिक थ्योरी में दैट इज़ इक्वल टू 1/√1 - v²/c², यानी v/c का जो रेशो है वो कंसिडरेबल होता है। बेसिकली रिलेटिविस्टिक थ्योरी में v इज़ कंपेरेबल टू c एंड फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक थ्योरी v इज़ लेस देन c। v जो भी आपका पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी के बारे में आप बात कर रहे हैं, और c इज़ लाइट वेलोसिटी विच इज़ इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो जो भी पार्टिकल की वेलोसिटी है वो कंपेरेबल होती है लाइट वेलोसिटी के, वो उससे कम नहीं होती और वो उससे बहुत कंपेरेबल होती है, मतलब आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो आपने जितने भी क्वांटम मैकेनिक्स के फिनोमेना अभी तक आपने पढ़े हैं,
जितनी भी थ्योरीज़ आपने पढ़ी है अपने थर्ड ईयर बुक में, उसमें आपने जितना भी क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट पढ़ा है वो आपने नॉन रिलेटिविस्टिक थ्योरी को मानते हुए पढ़ा है, यानी गामा टेंड्स टू 1, यानी V इज़ लेस देन C, and it is not applicable to the phenomena involving particles moving with relativistic velocities। पर जहाँ पे आपका V कंपेरेबल टू C हो जाता है, वहाँ पे जितने भी आपने ये चीज़ें इवैल्यूएट करी हैं, हैमिल्टोनियन निकाला है, एनर्जी ऑपरेटर निकाला है, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन निकाली है, टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन निकाली है, आपने बेसिकली टाइम इंडिपेंडेंट थ्योरी के बारे में ही पढ़ा है। तो जितनी भी ये इक्वेशंस और जितने भी आपने ये चीज़ें इवैल्यूएट करी हैं, वो जैसे ही आप V को कंपेरेबल मानते हो C पे, तो आपके जितने भी जो वैल्यूएशंस हैं वो सारे गलत हैं, क्योंकि आप रिलेटिविस्टिक थ्योरी की बात कर रहे हो। V को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, V को जैसे ही आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, आपको गामा को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो जितने भी आपने डेरिवेशंस की हैं, जितने भी आपने फॉर्मूलेज इवैल्यूएट करे हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स आपने दिए हैं, उनको आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। देयरफॉर इट इज़ डिज़ायरेबल टू इंक्लूड द रिक्वायरमेंट्स इम्पोज्ड ऑन आवर थ्योरी बाय द रिलेटिविस्टिक थ्योरी। तो आपको उस थ्योरी को मॉडिफाई करना पड़ेगा रिलेटिविस्टिक थ्योरी को कंसिडर करते हुए, यानी V को कंसिडर करते हुए, गामा को कंसिडर करते हुए, एटलीस्ट रिक्वायर्ड बाय द STR, जो आपकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बेसिकली आपके दो लॉज पे बेस्ड थी। आपको अगर याद हो, पहला ये था कि C आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, C का मैग्नीट्यूड आपका कभी भी चेंज नहीं होगा जब आप दो फ्रेम्स को आपस में रिलेटिवली स्टडी कर रहे हो, और उसके साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ें इवैल्यूएट कर रहे हो, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आप बता रहे हो, टाइम डायलेशन की बात कर रहे हो, मोमेंटम को निकाल रहे हो, एक्सीलरेशन को निकाल रहे हो, वेलोसिटी को। तो जब आप इसकी बात कर रहे हो तो आपका C का मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट। और दूसरा लॉ था कि इनर्शियल फ्रेम्स के लिए जितने भी आपके जो लॉज ऑफ न्यूटन्स के जो लॉ दिए गए हैं, वो सारे इनर्शियल फ्रेम्स में वैलिड रहते हैं। तो ये जो दो लॉज थे जिस पे आपकी STR बेस थी, उसके अकॉर्डिंग ये रिक्वायर्ड था कि आप जो अब आपकी क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप कर रहे हो, उसमें आपका ये चीज़ भी कंसिडर की जाए, रिलेटिविस्टिक थ्योरी को माना जाए, विच डील्स विद द इनर्शियल सिस्टम्स। आपने नॉन इनर्शियल और इनर्शियल फ्रेम्स के बारे में आपको पता होगा। बेसिकली इनर्शियल फ्रेम्स आए थे लॉ ऑफ इनर्शिया से। तो इनर्शिया क्या होती है? प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट, मतलब आप बेसिकली जिस स्टेट में उसी स्टेट में आप रहोगे जब तक कि आप पे एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता, दैट इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शियल सिस्टम्स के लिए ही हमने STR को डेवलप किया था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। तो उसमें आपका जब आप इनर्शियल सिस्टम्स के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हो, तो एटलीस्ट वहाँ पे आपके रिलेटिविटी थ्योरी जो है वो इंक्लूड होनी चाहिए। आप V को C से बहुत कम नहीं मान सकते, या गामा को अब नेगलेक्ट नहीं कर सकते। सिंस द यूज़ ऑफ जनरल थ्योरी इज़ नॉट एसेंशियल ड्यू टू नेग्लिजिबल ग्रेविटेशनल फील्ड इन एटॉमिक सिस्टम। अब आपने जब न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में बात करी है, तो आप वहाँ पे 4 इंटरेक्शंस की बात करते हैं, दैट इज़ ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। ये सब चीज़ें मैं आपको थर्ड ईयर में से बता रही हूँ, और आपकी BSc का जो पार्ट है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो आपने वहाँ पे 4 इंटरेक्शंस की बात करी हैं, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस एंड वीक इंटरेक्शंस। तो जब वहाँ पे आप इन 4 इंटरेक्शंस को स्टडी कर रहे थे, तो वहाँ पे आपने ग्रेविटेशनल जो इंटरेक्शन था उसको नेगलेक्ट करा था। क्यों? क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड आता है वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के लिए बहुत कम आता है, तो हम उसको कंसिडर नहीं करते फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जब आप जनरल थ्योरी की बात करते हो, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो इंक्लूड नहीं की जाती फॉर एटॉमिक सिस्टम्स ड्यू टू दिस रीज़न ओनली। द आइडिया ऑफ रिलेटिविटी मे बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू 2 वेज। अब ये तो बात अभी तक ये तो हमने इसलिए डिस्कस किया कि क्यों हम जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते, और क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो सारी नॉन रिलेटिविस्टिक थ्योरी पे बेस्ड है। तो हमें वहाँ पे कहीं ना कहीं STR थ्योरी को अप्लाई करके, गामा को इंक्लूड करके आपको उस थ्योरी को मॉडिफाई करना पड़ेगा, और फिर हम उसको यूज़ कर पाएंगे। तो आइडिया ऑफ रिलेटिविटी में भी इंट्रोड्यूस्ड बाय 2 वेज। कैसे आइडिया ऑफ रिलेटिविटी क्वांटम मैकेनिक्स में इंट्रोड्यूस हुआ? टेकिंग इनटू अकाउंट द कंसेप्ट्स ओनली। ये जो अभी हमने जितनी बात करी
उनके कंसेप्ट्स को हम अगर देखें तो उनको अगर हम लेते हैं तो हम रिलेटिविटी का आइडिया दे सकते हैं, किसमें, क्वांटम मैकेनिक्स में। और या हम जो हमारी क्वांटम थ्योरी है उसको फॉर्मुलेट करें, उसको एडवांस करें, उसको डेवलप करें विद द हेल्प ऑफ STR थ्योरी। तो ये जो ये जो सारे उथल पुथल शफलिंग हुई थी, ये दो आपके लोग थे, डराक और केजी क्लेन गॉर्डन, उन्होंने करी थी। तो हम इनको ही आगे इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। तो क्लेन गॉर्डन इक्वेशन, अब हम आते हैं क्लेन केजी इक्वेशन पे। द श्रोडिंगर इक्वेशन इन ऑपरेटर फॉर्म इज़, आपने इस इक्वेशन को बहुत बार अपने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा है और इसी इक्वेशन से आपने स्टार्ट करा है कोई भी प्रिंसिपल को एवेलुएट करने के लिए। तो एच आपका ऑपरेटर है इज इक्वल्स टू ई साई होता है, आपने ई साई पढ़ा होगा यहाँ पे। तो बेसिकली एच जो है वो आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है, टोटल एनर्जी ऑपरेटर होता है। दैट इज़ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपका यहाँ पे इसके दो ऑपरेटर्स हैं इसमें इंक्लूडेड, एक तो है आपका एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर और एक है आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर इज इक्वल्स टू ई साई। अब ई भी आपका एक ऑपरेटर होता है विच इज़ टोटल एनर्जी ऑपरेटर, और ऑपरेटर फॉर्म में उसकी वैल्यू होती है आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल टी। तो यहाँ पे उसको उस फॉर्म में लिख दी गया, और साई आपका वेव फंक्शन है जिस पे आप इनको अप्लाई कर रहे हो। तो ये दोनों चीज़ें इक्विवेलेंट आती हैं। द नॉन रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन फॉर अ फ्री पार्टिकल, अभी तक जो आप क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते आ रहे थे वो आपने एच को इस तरीके से देखा था। इसने पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है, सिर्फ ये काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी को कंसिडर कर रहा है तो सिर्फ आपकी काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर आएगा, वो आएगा आपका पी स्क्वायर बाय 2m, ये आपका हाफ mv² के बराबर आता है। पी आपका मोमेंटम ऑपरेटर है, मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल। तो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो आयोटा स्क्वायर की वजह से -1 आएगा, एच स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय 2m। एच क्रॉस मल्टीपल होता है एच का ही, और इसकी वैल्यू होती है h/2π। और एच आपका प्लैंक कांस्टेंट है जो कि रेवोल्यूशनरी था बहुत सारी चीज़ों को डेवलप करने के लिए। बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स ही आपकी इस एच पे बेस्ड है। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को मैं इक्वेशन 1 में अगर रखती हूँ यहाँ पे, तो मेरी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाती है और मेरे पास आ जाती है इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे डेरिवेशन पार्ट को मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी, आप लोग अपने पेपर एंड पेन साथ में लेके बैठें या बाद में इस लेक्चर को देखने के बाद इसको सॉल्व करें, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग आपसे मान के चलते हैं कि ये चीज़ आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो दैट इज़ नॉट आवर ड्यूटी, आप लोगों को ये चीज़ सॉल्व करनी पड़ेगी। मैं आपको सिर्फ कंसेप्चुअली चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अब मैं जब इसको सब्सटीट्यूट करती हूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। एच की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पर। लेट अस नाउ डिस्कस द जनरल सिचुएशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। दिस मीन्स दैट द ट्रांसफॉर्मेशन अंडर विच द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ST आर इनवेरिएंट टू बी कंसिडर्ड आर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। मतलब मुझे इस इक्वेशन को इस तरीके से आपने मैथमेटिकल में भी देखा होगा, जब हम 4 मोमेंटम 4 वेलोसिटी ये सब निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो जो इक्वेशन है वो इनवेरिएंट रहनी चाहिए ड्यूरिंग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को हमने देखा था, तो वो आपकी इनवेरिएंट रहनी चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को कंसिडर करना पड़ेगा अगर मैं उस तरीके से इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहती हूँ। किसको, इक्वेशन नंबर 3 को। तो इक्वेशन नंबर 3 को लेट अस नाउ डिस्कस द जनरल सिचुएशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। इसी चीज़ को मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्कस करती हूँ। दिस मीन्स दैट ट्रांसफॉर्मेशन अंडर विच द रिक्वायरमेंट्स ऑफ STR आर इनवेरिएंट। मतलब मैं इसको अगर दूसरे सिस्टम में भी लेके जाती हूँ तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दैट शुड बी इनवेरिएंट टू बी कंसिडर्ड आर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन कौन से होते हैं, लीनियर। अब जब आप मॉडिफाइड फॉर्म में आ जाते हैं तो आपने एक नई फील्ड क्वांटिटी की बात करी होगी, टेंसर की। अब टेंसर्स क्या होते हैं, टेंसर्स आप पढ़ चुके हैं। तो टेंसर बेसिकली मॉडिफाइड फॉर्म है स्केलर और वेक्टर के।
जब आप स्केलर क्वांटिटी की बात करते हो तो सिर्फ आप मैग्नीट्यूड की बात करते हो, जब आप वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हो तो आप मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात करते हो। तो एक डायरेक्शन की बात कर सकते हो, एक क्वांटिटी की बात कर सकते हो, पर आपको जब एक से ज़्यादा डायरेक्शन की बात करनी है एट अ टाइम, तो फिर हमें एक मॉडिफाइड टर्म चाहिए जिसे हमने बोला टेंसर। तो टेंसर आर बेसिकली मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। तो उसके लिए आपने बहुत सारे टेंसर्स के फॉर्म्स पढ़ी हैं, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़े हैं, आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़े हैं, आपने रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़े हैं, आपने सिलेंड्रिकल ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़े हैं, सब पढ़े हैं आपने सेकेंड ईयर में मैथमेटिकल फिजिक्स में। तो वहाँ पे जब आप देखेंगे तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की एक जनरल इक्वेशन आती है ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होती है ए म्यू न्यू, और ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 x2 x3 x4। हम जब टेंसर्स को लिखते हैं तो 1 2 3 4 के फॉर्म में लिखते हैं तो म्यू की वैल्यू वेरी करेगी। अब दीज ट्रांसफॉर्मेशन लीव्स द मैट्रिक टेंसर, और आपने एक मैट्रिक टेंसर, आपने बहुत सारे टेंसर्स के बारे में पढ़ा होगा, पोलर टेंसर, मैट्रिक टेंसर, कोवेरिएंट टेंसर, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर। तो एक मैट्रिक टेंसर होता है, ये एक तरीके से आपको डायरेक्ट डेल्टा की तरह लगेगा। डायरेक्ट डेल्टा जो होता है बेसिकली वो दो इंडिसेस पे काम करता है, m और n, वो दो इंडिसेस में कोई भी ले सकती हूँ। तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जब वो दो इंडिसेस आपके सेम होते हैं, जैसे डेल के एम, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, और जब दोनों इंडिसेस अलग अलग होते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो वैसे ही मैट्रिक टेंसर होता है आपका जी म्यू न्यू। तो ये 1 होता है जब म्यू की वैल्यू म्यू के बराबर होती है, और 0 होता है जब म्यू की वैल्यू म्यू के बराबर नहीं होती। यानी जब आप सेम इंडिसेस लोगे, जब आप इन कॉम्पोनेंट्स को देखोगे, मैट्रिक्स के कॉम्पोनेंट्स दिख रहे हैं आपको एक तरीके से, तो यानी G11 G22 G33 G44 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और अगर आप 1 2 लेते हो, 1 3 लेते हो, 1 4 लेते हो तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी बाय द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक टेंसर। अब एज एस टी आर ट्रीट्स, सिर्फ आपको एक बेसिक, अभी हम सिर्फ एक डेवलपमेंट कर रहे हैं, डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, तो बेसिकली ये इंट्रोडक्शन पार्ट ही है। एज एस टी आर ट्रीट्स स्पेशल एंड टेम्पोरल वेरिएबल्स ऑन इक्वल फुटिंग्स। स्पेशल कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, x1 x2 x3, और टाइम कॉम्पोनेंट होता है x4। आप जब 4 मोमेंटम 4 वेलोसिटी की बात करते हैं तो आप x y z लेते हैं, तो x की जगह x1 लेते हैं, y की जगह x2 लेते हैं, z की जगह x3 लेते हैं, और x4 जो होता है वो आपका टाइम कॉम्पोनेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है आयोटा सी टी। तो एस टी आर जो है वो आपका स्पेशल यानी x1 x2 x3 xy z, और जो आपका टाइम कॉम्पोनेंट है दैट इज़ x4 यानी कि आयोटा सी टी, उन चारों को वो एक ही उस पर रखता है, पायदान पे रखता है, मतलब चारों की इक्वल वैल्यू है, equally important है। On equal footings in Minkowski 4-dimensional space, a coordinate representation must necessarily be cast in Schrodinger equation picture. In tensor notation, equation 3b written as, अब जब मैं इस इक्वेशन को, ये जो मेरी इक्वेशन मैंने निकाली है, तो इसमें ये बता दिया, ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को इसे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन करना है, इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। पर नॉर्मल जो आपके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हैं वो तीनों मिलके इसको इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि साई जो फंक्शन है वो आर और टी का है। तो जब एक से ज़्यादा का फंक्शन हो गया आपका, ये पोजीशन और टाइम का फंक्शन हो गया, तो आपके वेक्टर क्वांटिटी से आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते एस टी आर को फॉलो करते हुए। तो हमें टेंसर की ज़रूरत पड़ी, तो इस इक्वेशन को टेंसर फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है। तो टेंसर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की हेल्प लेनी पड़ेगी, और जब मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प ली तो मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 5 आएगी। ये देखिए x4 जो बता रखा है इसने आयोटा सी टी बता रखा है। तो जब आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो आयोटा h क्रॉस डेल बाय डेल टी ऑफ साई आ रहा था, यानी टाइम कोऑर्डिनेट को बता रहा था, तो इसलिए यहाँ पे x4 कॉम्पोनेंट आ गया, ठीक है। और ये अल्फ़ा आपका फंक्शन हो गया 1 2 3 4 का, और ये आपके बेसिकली पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के लिए इक्वेशन आ गई। तो ये आपका कंबाइंड इक्वेशन आपकी बन गई। आपको इसको जनरलाइज, इसको ये जनरलाइज्ड इक्वेशन है, आपको इसे याद ही करना पड़ेगा, इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। दिस इक्वेशन वाइल इनवेरिएंट अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये इक्वेशन जो थी वो इनवेरिएंट थी अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट्स अलोन, इज़ नॉट इनवेरिएंट अंडर मोर जनरल ट्रांसफॉर्मेशन नोन एज लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस। अब मैं इस इक्वेशन को मैंने कन्वर्ट तो कर लिया, पर मुझे देखना भी पड़ेगा कि इसमें एस टी आर टोटली फॉलो अप हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में ये इक्वेशन
इनवेरिएंट रहनी चाहिए, पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में तो इनवेरिएंट है, पर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस में ये इक्वेशन इनवेरिएंट नहीं रहती है। इन special theory of relativity, under these transformation this equation can become of second order in new time coordinate x bar 4 and mixed space time second order partial derivative will appear. Such a result is not surprising since the Hamiltonian used here was non-relativistic. But if we consider the relativistic Hamiltonian, more serious difficulties arise. अब मैंने जो ये ट्रांसफॉर्मेशन किया उसमें जो मैंने हैमिल्टोनियन यूज़ करा वो मेरा जो डराइव्ड हैमिल्टोनियन था वो मेरा रिलेटिविस्टिक नॉन रिलेटिविस्टिक कंसेप्ट पे जो मेरा थ्योरी बेस थी उस पर मैंने हैमिल्टोनियन को लिया था, मतलब मेरा हैमिल्टोनियन नॉन रिलेटिविस्टिक थ्योरी से डराइव था। तो ये जो इसमें कॉम्प्लिकेशन आई कि ये आपकी इनवेरिएंट है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में पर इनवेरिएंट नहीं है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में, तो ये जो इसमें प्रॉब्लम आई है इसी वजह से हो सकती है कि जो आप हैमिल्टोनियन डेवलप कर रहे हो वो आपका नॉन रिलेटिविस्टिक थ्योरी को मानते हुए कर रहे हो। तो मुझे यहाँ पे हैमिल्टोनियन की फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा, तभी मैं इस रिज़ल्ट को बेटर कर सकती हूँ। पर जब मैंने हैमिल्टोनियन को रिलेटिविस्टिक फॉर्म में लिया तो मेरे पास और भी प्रॉब्लम्स जनरेट हो गई। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन थैंक यू।